किसी को बगैर नोटिस दिए और बगैर उसका जवाब सुने और सरकार ये कहती है कि फलां शख्स पर इल्जाम है कि इसने पत्थर फेंका या दंगा किया, तो आप उसी का घर तोड़ देते हैं। चाहे हिंदू का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे ईसाई का घर हो, हम उसे भी बुरा समझते हैं। आप नोटिस दीजिए, चंद दिन की मोहलत दीजिए। कल आपने नोटिस लगाया, आज लगा दें, खराब है। लेकिन आप देख लीजिए 95% घर मुसलमानों के हैं। कि ये कॉमन नाउन में बात ना करे, टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। मेरे जो फहीम खान जो दंगल के मुख्य आरोपी थे, तो नागपुर महानगर पालिका की तरफ से उसका घर अतिक्रमित होने की वजह से अभी डिमोलिश किया जा रहा है। आपको मार्च का महीना और साल 2025 याद है? जी हाँ, नागपुर हिंसा हुई थी। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। मुसलमानों की मौत हुई थी, मुस्लिम ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला था, हिंदूवादी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होकर जमानत मिल गई थी, और अब दाखिल हुई है 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर दो समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोज हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तंज, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। मकान बनाकर दो या मुआवजा दो। जी हां, नागपुर हिंसा के कथित आरोपी फहीम खान का घर ढहाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का अफसरों को आदेश। जी, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले साल नागपुर में हिंसा हुई थी। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं।
जब संभाजीनगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास पे जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान बनाए गए थे। नगर निगम ने फहीम के घर को बुलडोजर से गिरा दिया था, क्योंकि अब हमने देखा है जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बुलडोजर यानी पीला पंजा धड़प से पड़ता है जो भी आरोपी होता है, खास करके वो आरोपी जो मुसलमान हो, जो इस्लाम समुदाय से आता हो। जो फहीम खान जो दंगल के मुख्य आरोपी थे, तो नागपुर महानगर पालिका की तरफ से उसका घर अतिक्रमित होने की वजह से अभी डिमोलिश किया जा रहा है। तो उसमें पुलिस जो है बंदोबस्त पुलिस ने दिया है। उसमें एक डीसीपी, 2 एसीपी, लगभग 15 ऑफिसर्स, 150 कर्मचारी उसमें शामिल है। 2 एसआरपी की प्लाटून्स और 2 आरसीपी की प्लाटून्स वो भी उसमें शामिल है। और अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई और बंदोबस्त जो है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। नहीं, पुलिस का तो काम है कि अतिक्रमण जो निकाल रहे हैं तो उसमें बंदोबस्त देना, ये पुलिस का काम है। बाकी जो है जिला प्रशासन उसके बारे में बोल सकते हैं। दंगल होने के बाद से जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नागपुर के व्यवहार हो रहे हैं। कर्फ्यू जब हटाया गया, कल पूरी तरह से हटा गया था, उसके बाद भी बहुत शांततापूर्ण तरीके से व्यवहार हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी नागपुर जो है वो शांतता के रास्ते पे आ रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बंदोबस्त हम कम करेंगे। हाँ, तो ये जो पूरा बंदोबस्त है, अतिक्रमण जब तक निकालने की कार्रवाई है तो पूरा बंदोबस्त रहेगा। उसके बाद स्केलेटन बंदोबस्त जो है वो रहेगा। जी हाँ, ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का प्रथम दृश्य पालन न करने का हवाला दिया। जस्टिस अनिल किलोर और राज वकोडो की खंडित ने फहीम खान की 69 वर्षीय मां मेहरुनिशा शमीम और अन्य आरोपियों की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये प्रश्न उठाया। बेंच ने नगर निगम को 4 मार्च को निर्धारित अगली सुनवाई से पहले अपना स्पष्ट रुख बताने का निर्देश दिया। नागपुर से उठे सवाल के बहाने देश भर में चर्चा गर्म हुई। धर्म देखकर बुलडोजर कब तक चलेगा? जी हां, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या कानून का डंडा सबके लिए बराबर है या फिर आरोप तय होते ही बुलडोजर फैसला सुना देता है? कंप्लेंट बोले तो अनधिकृत बांधकाम जो है इनका, उसके जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53 के हिसाब से नोटिस दिया गया 24 घंटे का। और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। नागपुर में दंगे के आरोपी फहीम खान का घर गिराए जाने और फिर अदालत की फटकार के बाद ये सवाल फिर से देश की बहस बन गया है। धर्म देखकर बुलडोजर कब तक चलेगा? पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया।
और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा, तो आप देख लीजिए। हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। क्या है नागपुर का मामला, आइए आपको समझाते हैं। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है। दंगों के आरोपी बताए गए फहीम खान का घर नगर निगम ने बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन का तर्क था निर्माण अवैध था, लेकिन मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में। अदालत ने पूछा, क्या नोटिस दिया गया था? क्या जवाब का मौका मिला? क्या कानून प्रक्रिया पूरी की गई? कोर्ट ने साफ कहा, अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो या तो घर दोबारा बनाइए या मुआवजा दीजिए। जी, अदालत ने क्या संदेश दिया, इसको समझते हैं। हाई कोर्ट ने ये 2 टुक किया कि केवल आरोपी होने के आधार पर संपत्ति गिराना कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ना जाने कब ये सरकारें समझेंगी। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि कानून का राज भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। ये आदेश उस बहस को और गहरा कर देते हैं जिसमें पिछले कुछ सालों से बुलडोजर एक्शन को सख्ती का प्रतीक बताया जा रहा है, और ये सख्ती स्पेशली एक समुदाय के ऊपर की जाती है जिससे अपने वोटरों को खुश किया जाता है। कि ये कॉमन नाउन में बात ना करें। टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड। मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हैं जिस परीक्षा को पास करके बड़े ओहदों तक पहुंचे, उसमें मैं फेल कर गया। IAS का इम्तिहान। मुझे नहीं लगता है कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान है, किसी भी धारा में। शायद ये जो नई वाली आई है संहिता, दंड न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, अभी तक मिला नहीं। हाँ, संसद को ही नहीं मिला तो। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जिस प्रकार की चीजें हो रही है, जब आप किसी एक्यूज्ड कहने के बिला पे घर गिराते हो, आपको घर की अवधारणा समझनी होगी। जी हां, बुलडोजर कार्रवाई पर पहले भी सवाल उठे हैं। देश के कई राज्यों में दंगों या विरोध प्रदर्शन के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले। सरकारों ने इसे तुरंत न्याय की छवि के रूप में पेश किया, लेकिन कानूनी एक्सपर्ट का कहना है सजा देने का अधिकार अदालत का है। प्रशासन अवैध निर्माण गिरा सकता है, लेकिन तय प्रक्रिया के तहत। अगर नोटिस, सुनवाई और अपील का अधिकार नहीं दिया गया तो कार्रवाई मनमानी मानी जाएगी। क्या कानून सबके लिए बराबर है? यही वो सवाल है जो अब आम लोगों के बीच उठ रहा है। बुलडोजर चलाना ये भी एक चीज थी। आप कानून के खिलाफ होने पर बुलडोजर चलाते हैं, चाहे हिंदू का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे ईसाई का घर हो, हम उसे भी बुरा समझते हैं।
आप नोटिस दीजिए, चंद दिन की मोहलत दीजिए। कल आपने नोटिस लगाया, आज लगा दें, खराब है। लेकिन आप देख लीजिए 95% घर मुसलमानों के हैं। पूरी रोड के ऊपर जहां मकानात कहते हैं कि अपनी जगह से बढ़े हुए हैं, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी मकानात हैं। आप सिर्फ मुसलमान के मकान तोड़ दें, फिर दूसरी मुसीबत क्या है कि इस मकान के अंदर मान लीजिए बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिसको आपने पकड़ा है, कोई गलती हुई है, उसके बीवी और बच्चे रहते हैं इस मकान में। गलती इस एक आदमी से हुई, आप पूरे मकान को गिरा दें, माँ बाप कहाँ जाएंगे? ऐसे मकानात को गिरा दिया जिसमें वो किराए पर रहते थे, वो उनका मकान गिरे, आपने गिरा दिया। हम इसके खिलाफ, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का ये अमल मुल्क के दस्तूर और आईन के खिलाफ है। इसलिए जमीयत उलमा इन तमाम चीजों के ऊपर नकीर करती है और हम ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क जिंदा रहेगा तो उखुव्वत व हमदर्दी। क्या हर अवैध निर्माण अब इतनी ही तेजी से कार्रवाई होती है या केवल संवेदनशील मामलों में ही बुलडोजर दौड़ता है? आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में हजारों अवैध निर्माण हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर चुनिंदा मामलों की ही सुर्खियां बनती हैं। हमने देखा है फैज इलाही मस्जिद की दिल्ली का किस तरह से बुलडोजर कर दिया गया, लेकिन वहीं दिल्ली में कई ऐसी जगह पे निर्माण हो रहे हैं, खासकर मंदिरों के निर्माण हैं, जहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक हकीकत बनता जा रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं संविधान की, तो ज़रूर सुनना चाहिए कि संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। जी हाँ, उसका धर्म कोई भी हो, लेकिन कानून में सब समान है, ये हमारा संविधान देता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन कानूनी अधिकार जरूर है। बिना उचित प्रक्रिया के किसी की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। अगर प्रक्रिया टूटेगी तो अदालतें दखल देंगी, जैसा नागपुर केस में हुआ। किसी को बगैर नोटिस दिए और बगैर उसका जवाब सुने और सरकार ये कहती है कि फलां शख्स पर इल्जाम है कि इसने पत्थर फेंका या दंगा किया, तो आप उसी का घर तोड़ देते हैं। मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर आप मेरा घर तोड़ देंगे या कोई आपका घर तोड़ देगा, आप तो बेघर हो गए ना। घर आपके नाम पर था और किसी और को नोटिस दी गई, आप तो रोड पर आ गए, तो वो तो रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश कर रहा है। अच्छा, क्या मैं झूठ कह रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में सहारनपुर में पुलिस उन बच्चों को लाठियों से लटों से मारकर हाथ और सर तोड़ती है और बीजेपी के एक विधायक बोलते हैं कि रिटर्न गिफ्ट है? प्रशासन की दलील बनाम अदालत की नजर। प्रशासन कहता है अवैध निर्माण कानून के खिलाफ है, कार्रवाई जरूरी है। अदालत पूछती है कार्रवाई से पहले नियमों का पालन क्यों नहीं? यानी बहस अब कानून बनाम जल्दबाजी की बन गई है। बड़ा सवाल। नागपुर का मामला सिर्फ एक घर का नहीं है, समझिएगा ये बात। नागपुर का मामला सिर्फ एक घर का नहीं है, ये उस सोच की परीक्षा है जिसमें आरोप लगते ही बिल्डोजर चल जाता है। और आपको पता है किन पर आरोप लगते हैं और किन के घरों पर बिल्डोजर चलता है। अब ये कोई छुपा नहीं है, अब ये कोई दबी आवाज़ों में बातें नहीं होती हैं, ये एकदम खुलकर साफ साफ आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं। अगर उसका नाम किसी मुसलमान समुदाय से आता है तो बुलडोज़र ज़्यादा तेज़ एक्टिव हो जाता है, पीला पंजा ज़्यादा तेज़ कार्रवाई करने लगता है। ये एक हकीकत बन गई है। क्या सख्ती कानून के दायरे में रहेगी या कानून से पहले सख्ती दिखेगी? जी हाँ, नागपुर की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि अदालतें प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं होने देंगी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। धर्म देखकर बिल्डोजर कब तक चलेगा हुजूर?
क्या हर नागरिक को एक समान कानूनी सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि लोकतंत्र में बिल्डोजर नहीं, संविधान सबसे ऊपर होता है। और इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि संविधान का पालन कीजिए, क्योंकि संविधान से ऊपर कुछ नहीं। नमस्कार।